गालिब का एक शेर है, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। ये शेर राहुल गांधी पर लागू होता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सिलसिले में आज प्रधानमंत्री के गढ़ काशी वाराणसी में थे और जिस ढंग से भीड़ सड़कों पर उमड़ रही थी, जिस ढंग से उत्साही भीड़ थी, जिस ढंग से उनको कुर्मी वोटों का भी सहारा मिल रहा था, वो अपने आप में अनोखा था। तो राहुल गांधी को हटाने की पथ से डगमगाने की लाख कोशिश हो रही है, लेकिन वो ना तो हटने को तैयार हैं, न डिगने को तैयार हैं और टस-मस करने से इनकार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा में रुकावटें डाली जाए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कोई नैरेटिव सेट नहीं हो, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को तोड़-फोड़ का शिकार कर दिया जाए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेताओं में तोड़ा-फोड़ी की जाए, कांग्रेस के भ्रष्ट नेता भी भले ही क्यों ना हो, उनको पार्टी में लाकर गोदी मोदी मीडिया के हवाले से कहा जाए कि कितना भारी मास्टर स्ट्रोक चल दिया मोदी जी ने। ये सारी कोशिशें बीजेपी कर रही है, मोदी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, जेपी नड्डा कर रहे हैं, गोदी मोदी मीडिया साथ दे रहा है, अखबार साथ दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते नहीं। असम से ही सिलसिला शुरू हो गया था। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से यात्रा में रुकावटें डालने की कोशिश की, एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन राहुल गांधी डरे नहीं, डटे रहे। पश्चिम बंगाल में गए तो उससे पहले ममता ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी तो माइग्रेटरी बर्ड हैं, प्रवासी पंछी हैं, कांग्रेस की 40 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी डटे रहे, उल्टे ममता दीदी की तारीफ ही करते रहे। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में ममता है और समझौता हो जाएगा, इस तरह की बातें करते रहे। बिहार में घुसे तो उससे पहले खेल कर दिया। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन में चले गए। लगा लोगों को कि राहुल गांधी की यात्रा अब फ्लॉप हो जाएगी, अब दम निकल जाएगा, अब भीड़ साथ नहीं देगी। उल्टा ज्यादा लोग आए बिहार में। तेजस्वी शुरुआती दौर में नहीं आए, लेकिन जब सेकंड दौर में बिहार से यूपी गए तो लाल रंग की गाड़ी, उसमें अखिलेश तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए, राहुल गांधी बगल की सीट में बैठे हुए, बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भेज दिया। और जब दोनों नेता भाषण दे रहे थे, तब लालू प्रसाद यादव पटना में कह रहे थे कि नीतीश अगर आना चाहते हैं तो देख लेंगे, उनका स्वागत ही एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में करेंगे। तो ये भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। तेजस्वी का ड्राइविंग सीट पर बैठने का से साफ संकेत आरजेडी के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चला गया कि बिहार में आरजेडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है। और कांग्रेस ने भी इस बात को कबूल कर लिया है, उनके सबसे बड़े नेता ने भी इस बात को कबूल कर लिया है। तो अब सीट शेयरिंग का मसला और कौन कौन सी सीटों से कौन लड़ेगा वो तो हल हो ही जाएगा। वोट ट्रांसफर में भी पूरी ईमानदारी से काम किया जाएगा, जो किसी भी गठबंधन का जरूरी हिस्सा होता है, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आए तो पूर्णिमा पटेल, कुर्मी नेता, जिन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य को, जो उप मुख्यमंत्री थे, चुनाव में हराया था, थोड़ी सी उनकी कहा सुनी हुई अखिलेश यादव से, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया, पूर्णिमा पटेल ने, कि देखिए मैं राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगी, उनके साथ रहूंगी और अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई हैं। तो ये कहकर बहुत बड़ा एक तरह से राजनीतिक मैसेज भेज दिया। समाजवादी पार्टी में भी, उत्तर प्रदेश में भी एकता के सुर पे बात हो सकती है, बात बनती हुई नजर आ रही है। अगले कुछ दिनों में वो 600-700 किलोमीटर 5-6 दिन में कवर करेंगे उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। और जैसा कुछ कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी साथ देंगे, एक जगह या 1 या 2 जगह उनके साथ होंगे। अगर ऐसा होता है तो वो मंजर अलग होगा। अब आप कहेंगे साहब, एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं 370 तो अकेले बीजेपी की आ जाएंगी, बड़ा दावा कर रहे हैं कि एनडीए की 405 हो जाएंगी, बड़े बड़े गोदी मोदी चैनल हैं, जो मीडिया है,
वो सर्वे दिखा रहा है तो उसके आसपास दिखा रहा है 304 से लेकर 366 376 तक सीटें दी जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर 272 पार बीजेपी को आसानी से पहुंचाया जा रहा है आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं। लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी की रैली में लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, क्या ये सिर्फ स्पॉन्सर्ड भीड़ है? क्या ये सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा देखने आती है? क्या ये घर बैठे ठाले बेरोजगारों की भीड़ है जिनको लगता है चलो आज का दिन फेसबुक या व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर गुजारने से अच्छा है कि राहुल गांधी की जो ये रैली निकल रही है, पद यात्रा, कार यात्रा, बस यात्रा निकल रही है, उसमें चले जाते हैं? या राहुल गांधी जो गरीबों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, अडानी अंबानी की ये सरकार है ये बात कर रहे हैं, अमीरों की कॉरपोरेट जगत की सरकार है ये बात कर रहे हैं, राम मंदिर का ये सियासी फायदा उठाने वाली पार्टी है ये बात कर रहे हैं। इस कारण कुछ लोग आ रहे हैं, खासतौर से युवा लोग, महंगाई के मारे हुए मध्यम वर्ग के लोग, जिनको लोकसभा अभी जो बजट में हुआ उसमें भी कोई राहत नहीं दी गई। बड़ा सवाल उठता है। काशी की में मैं देखकर दंग था। जिन गलियों से प्रधानमंत्री गुजरते हैं और जैसी भीड़ नजर आती है, वहीं से करीब करीब राहुल गांधी गुजरे और वैसी ही भीड़ नजर आई। तो नजारा क्या कहता है? चीजें बदल रही हैं। गोदी मोदी मीडिया भले ही ना कहे चीजें बदल रही हैं, लेकिन मोदी जी राजनीति के पुराने चावल हैं, वो समझते हैं कि चीजें बदल रही हैं। वो जानते हैं कि 272 का आंकड़ा सबसे पहले क्रॉस करना जरूरी है, जिसके लाले पड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि अशोक चौहान को भी लेना है, राजस्थान से भी जो भी मिल जाए, कमलनाथ नकुलनाथ की भी बात चल रही है, राजस्थान से महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात पक्की हो गई है, आरएलडी को तोड़ लिया गया है, नीतीश कुमार को तोड़ लिया गया है, मायावती को इंडिया गठबंधन से अलग कर दिया गया है, अरविंद केजरीवाल पर लगातार दबाव डाला जा रहा है, ममता को भी इंडिया पॉलिटिकल गठबंधन से अलग कर दिया गया है, शरद पवार पर भी दबाव डाला जा रहा है, एनसीपी को असली जो अजीत पवार की एनसीपी है उसको असली एनसीपी घोषित कर दिया गया है। तो चौतरफा दबाव है। दक्षिण में दबाव नहीं है तो दक्षिण में आर्थिक दबाव डालने की कोशिश हो रही है कि जो केंद्र पैसा देता है वो जिन राज्यों को जितना मिलना चाहिए उतना दक्षिण भारत के राज्य आरोप लगा रहे हैं कि उनको नहीं मिल रहा है। धरने पर मुख्यमंत्रियों को बैठना पड़ रहा है। तो ये कहानी क्या कहती है? और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी अपने नारे से, अपने वादे से, अपने जिस बात को वो जोर देते हैं उससे हटे नहीं है। उसी पर, महंगाई पर जोर है, बेरोजगारी पर जोर है, आर्थिक विषमता पर जोर है, जातीय जनगणना पर जोर है। ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको वो पकड़ कर रखे हुए हैं, उनको छोड़ नहीं रहे हैं, इधर उधर दाएं बाएं बिदक नहीं रहे हैं। ये एक बड़ी बात है और इसको एक बड़ा एजेंडे के रूप में सामने रख रहे हैं, नैरेटिव के रूप में सामने रख रहे हैं। और बीजेपी के पास कोई तोड़ दिखाई नहीं दे रहा। बातें अपनी जगह हो सकती हैं, विश्वगुरु की भूमिका अपनी जगह हो सकती है, राम लल्ला के नाम पर वोट अपनी जगह मांगे जा सकते हैं, राष्ट्रवाद, लाभार्थी लाभार्थी अगर बीजेपी के मोदी जी के हैं तो राज्यों के अंदर राज्य सरकारों के भी अब अपने अपने लाभार्थी हैं। और लाभार्थियों के बल पर बीजेपी ने पूरा कंसंट्रेट कर लिया, बूथ मैनेजमेंट की तरफ बढ़ गई है, माइक्रो मैनेजमेंट, मैक्रो मैनेजमेंट की तरफ बढ़ गई है। ये बात इंडिया गठबंधन को सीखनी होगी। चुनाव सिर्फ नारों से नहीं जीता जाता, नैरेटिव से नहीं जीता जाता, बड़े मुद्दों से नहीं जीता जाता। चुनाव तो वही पार्टी जीतती है जिसके पक्ष में 50% से ज्यादा लोग वोट डाल देते हैं, बटन दबा देते हैं। 50% से ज्यादा इसलिए कह रहा हूं कि फर्स्ट पास द पोल, यानी ज्यादा प्रतिद्वंदी के मुकाबले अगर आपको एक वोट ज्यादा मिलता है तो आप चुनाव जीते हुए हैं। इसके लिए बूथ मैनेजमेंट करना पड़ता है। कांग्रेस चाहे तो बीजेपी से एक सबक सीख सकती है कि बीजेपी ने अब ये तय किया है कि उनका बूथ लेवल का वर्कर अपने बूथ पर कम से कम 20 लाभार्थियों के संपर्क में रहेगा, उनके लगातार संपर्क में रहेगा, उनसे बात करता रहेगा। और मकसद ये है, लक्ष्य ये है कि इन लाभार्थियों में से 80% लोग वोट डालने के लिए लाए जाएं और बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाया जाए। ये एक बड़ी बात है जिससे बीजेपी से कांग्रेस, राहुल गांधी सबक सीख सकते हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।